हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके 2015 के थे। उससे पहले हमने बहुत पहले लेक्चर अपलोड किया था जो 2014 का ओडीई का था। ठीक है, तो अभी हम लोग ओडीई के डिस्कस कर रहे हैं। तो 2015, 16, 17, 18, 19 जब ओडी डिस्कस कर लेंगे तब हम लोग फिर पीडी, देन ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बीएचयू के नज़रिए से। आफ्टर देन हम लोग सीयू सेट भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 का सॉल्व किया था लेक्चर, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें वो ये कह रहे थे सर मेरे पास पेपर नहीं है। आप जो और भी जो मैसेज आए मेरे पास, वो ये कह रहे थे बच्चे कि सर मेरे पास आप कौन सा सेट सॉल्व करा रहे हो, 1 करा रहे हो, सेकंड करा रहे हो। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैंने ये बेनिफिट कर रखा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो चलेगी ना, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहूँगा तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने दे रखा है। ठीक है, तो आपको कहीं भागने की नीड नहीं है और कोई भी क्वेश्चन पेपर ढूंढने की नीड नहीं है। जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा है, मतलब लिंक नहीं दिया है, लिंक मुझे देना आता नहीं है, बट मैंने आपको स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ जाएगा। यदि आप आगे वीडियो देखेंगे अभी, तो आगे आप एक बार देख के देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चंस ढूंढने की नीड नहीं है, आपको क्वेश्चंस नीचे आ रहा है, उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट मैंने कर दिया है। तो रही बात, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा कि लास्ट वीडियो मैंने पहले आपको बताया नहीं था, इसलिए आपको हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, आपने ढूंढा हो, मिला नहीं हो। तो वैसे तो ईजिली से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जो गूगल पे सर्च करेंगे तो आप ईजिली सा पेपर पा लेंगे। ठीक है, तो फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए कर रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लेक्चर्स पे। तो फ्रेंड्स बिना किसी हेजिटेशन के एंड बिना किसी टाइम वेस्ट के तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 2016 का पेपर है आज, ओडी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों, इसमें फ्रेंड्स आपका मैंने 2016 का पेपर ओपन कर रखा है, क्योंकि आपको ही पता है जो लॉकडाउन है वो 31 तक एक्सटेंड हो चुका है। तो शॉप्स वगैरह सब क्लोज है रेड जोन वगैरह में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरी ये बात माननी पड़ेगी आपको, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे भी सपोर्ट करना है, अदरवाइज़ ये तो मेरी सेफ्टी की बात है ना। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो यही मैं बता रहा था, देखिए अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कहीं नीड नहीं है भागने की। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन कराऊंगा वो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1/d f of x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन f of x एंड देन 1/d प्लस अल्फा f of x इज। तो आपको जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ है। यदि आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा, ये इन जनरल क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये इन जनरल मेथड होता है जिसका आराम से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ई की पावर, यहाँ देखिए जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, अब जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको देखना है और बहुत अच्छी से, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर प्लस होता है, ये मैंने सब बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ मिला लीजिए, ये ऑप्शन जो कौन सा है, तो आप जब मिलाएंगे मैच आउट करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप मैच आउट करेंगे तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन मूव आउट करते हैं 77। तो 77 क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स पढ़िए मेरे साथ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। यूजिंग द कंडीशन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड द y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ए स्टर्नलिवली प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं या आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो नहीं जुड़े हैं तो उनको तो शायद आती हो या नहीं आती हो, ये तो मैं नहीं जानता। यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो मैंने ये इक्वेशन आपको पढ़ाई नहीं है। ठीक है, पहली चीज़, यदि मैंने आप क्यों नहीं पढ़ाई तो वो उसका भी रीज़न बता दे रहा हूँ। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, कभी कभी जल्दी आंसर नहीं निकलता, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे, देन वो लॉन्ग हो जाता है। तो बीएचयू के पेपर में ये बहुत कम पूछा जाएगा सॉल्यूशन वगैरह, यदि पूछा जाता है तो आपके वो ज़रूर इसलिए दे रहा है कि वो आपका टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं, तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी लेंदी भी हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो उससे पहले आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तो उसके बारे में करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो स्टर्नलिवली प्रॉब्लम जो है उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फ्रेंड्स, स्टर्नलिवली प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना आपको अभी नीड पड़ेगी मैं उतना आपको सिखा दे रहा हूँ, इतना डिटेल जा नहीं रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए इसको 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो 2 पॉइंट्स पे दी जाती हैं, इसीलिए इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको 2 पॉइंट पे 2 कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट है, तो वो एक इंटरवल फॉर्म कर देता है, इसलिए इसे 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टर्म लियोविल्ले जो प्रॉब्लम होती है इसमें कितने ऑर्डर की इक्वेशंस को हम देखते हैं। तो इसका फ्रेंड्स सिंपल सा ऑर्डर है जो कि 2 है। यदि हम 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही इससे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, उसे आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पी ऑफ एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये स्टर्म लियोविल्ले प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमेशा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही लागू होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके ऊपर और क्या क्या कंडीशंस हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है। पहली बात, ये होमोजीनियस होती है, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखें, ठीक है ना, ये होमोजीनियस होती है। देन एंड पी ऑफ एक्स Q of x and S of x all are real functions, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन कंडीशन इज, देखिए ये जो सारे हैं ना ये रियल फंक्शन होने चाहिए, तभी आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये रिप्रेजेंटेशन तो बहुत लोग कर देंगे फॉलो, बट ये जो इन्हीं चीज़ों से ये जो कंडीशन दिए जा रहे हैं ना नीचे, इनसे भी बहुत सारी कभी कभी बहुत, अभी आपको बताऊंगा कैसे मैं आप डिस्कार्ड कर रहा हूँ चीज़ें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप बहुत ध्यान से लिखें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन क्या है, देखो ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी इक्वेशन मैंने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा था तो बहुत जगह ये चीज़ तो हमेशा कंडीशन रहती है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। बट इसके लिए एक और कंडीशन है जो 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, एस ऑफ एक्स। ये लैम्डा का जो मल्टीप्लिकेशन है जिस एक्स का फंक्शन है वो भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यदि ये 0 हो गया तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी और हम इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ में आई। एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वी, अब ये ए कॉमा वी क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ही आप इसे 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स पे आपको कंडीशन दी हुई होंगी, ठीक है। तो अब कंडीशंस को भी लिख लेते हैं। तो ये चीज़ तो हुई कि आप कब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हम 2-3 इस ये नीचे वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ठीक है। और इस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंट समझिए, क्या कि जो d2/dx² का जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल कोफिशिएंट, उसी का डिफरेंशिएशन करके dy/dx का कोफिशिएंट होना चाहिए, अदरवाइज ये जो है वो फॉलो ही नहीं करेगी इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो q ऑफ x है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 0 है, क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एस ऑफ एक्स पे हमेशा रेस्ट्रिक्शन है कि वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इट मीन्स वो पॉजिटिव होगा ही होगा। और जैसे जो रेस्ट्रिक्शन एस ऑफ एक्स पे है वही रेस्ट्रिक्शन पी ऑफ एक्स पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पी ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स पे जो रेस्ट्रिक्शन है इनका यूज अभी हम करेंगे इसी क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए मैंने सिंपल सा एक्सप्लेन किया है इसे, ठीक है। आपको यदि डिटेल में करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वैसे इसकी नीड है नहीं इतना डिटेल पढ़ने की, आप PHU के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। DO में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वो 3 आवर्स का पेपर होता है, वो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट का वो अफोर्ड कर सकते हैं कि क्वेश्चन, ठीक है। बट मैं कहूँगा तो अब जब अभी DO के पेपर में टाइम है, ठीक है, तो जब तक मैं आपको और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूँगा जैसे पिकार्ड वगैरह है, तो मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा दूंगा। बट अभी आप जब BHU का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी कंडीशंस के बारे में नीचे अभी देखो स्पेस नहीं है, तो इसकी जो कंडीशंस है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ।
चलिए, तो जो कंडीशंस हैं वो सिंपली से दो कंडीशन है, जो कि आपकी जो कंडीशन दी जाएंगे वो इस तरीके की होनी चाहिए, लाइक a1 बाई ऑफ ए प्लस a2 बाई डैश ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड b1 बाई ऑफ b प्लस b2 बाई डैश b इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की आपको कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे सेटिस्फाइड करेंगे तो इस ये कंडीशन जो होती हैं वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, ये है। अभी आपको मैं सब करके बता दूंगा फ्रेंड्स, आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, बस आप ये जगह इसको तो अभी आप सब समझ में आ जाएगा, आप इसको समझिए बस। यदि आपको ये समझ में आ गया तो फिर बस काम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका ही बॉक्स है। कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं आपको लगता है कोई कमी रह गई तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको अभी भी नहीं आया तो एक बार मैं ये कहूँगा कि आप रिन्यू करिए या फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप ठीक है, क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना आप मास्टर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उतने ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप फ्रेंड्स, आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट से, तो आप इजीली से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इजीली नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन वो आया भी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैंने इसको करा दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो आपकी स्क्रीन पे एक फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन है, वो दोबारा से मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। यूजिंग द कंडीशंस y of 1 is equal to 0 and the y of 2 is equal to 0, which the following differential equation form a Sturm-Liouville problem। तो सबसे पहले मैं चारों ऑप्शन को एक एक करके आपको क्लासिफाइड करूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है? क्या ये इक्वेशन है सही है? आपको पता है कभी भी कोई इक्वेशन स्टर्म-लियोविल्ले प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होना आवश्यक है। वो क्या? जो डबल डैश का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 डैश वाले का क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन, जो उसका जो, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ जिससे आपको सारा इक्वेशन समझ में आ जाएगा। p ऑफ x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p डैश x dy अपॉन dx प्लस q ऑफ x y प्लस लैम्डा s ऑफ x y इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड s ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। बस यही कंडीशंस है, इन्हीं से आप सब कुछ कर दोगे, खेल हो जाएगा। देखिए बेसिकली इससे आप जब कंपेयर करोगे तो इसका जो 1 डेरिवेटिव टाइम्स करोगे तो ये आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है? 1 का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे 0, तो यहाँ पे देखिए बाई डैश का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड, ये दोनों टर्म को तो कर दिया, समझ में आया ना। 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे 0, तो जब 0 बाई डैश के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ बाई डैश का टर्म नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बाई डैश का टर्म तो नहीं है, और डबल डैश का टर्म है विद 1 कोफिशिएंट, तो ये रियल फंक्शन है, आप जानते हो, तो ये भी सही है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे बाई तो है बट यहाँ पे लैम्डा का कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ जब लैम्डा नहीं है, और लैम्डा तो होना मस्ट है क्योंकि वहाँ पे 0 से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसने क्या कर रखा है? लैम्डा वाले टर्म को क्या रखा है? 0। लैम्डा के टर्म को क्या कर रखा है? 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ से ही इसको क्या कर देंगे हम? बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। एंड देन सेकंड पे जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई ना कि जो बाई आ रहा है ये तो इससे आ रहा है ना, q ऑफ x वाले से, लैम्डा वाले से तो नहीं आ रहा है ना। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना? लैम्डा की वैल्यू ना तो उसने कुछ दिया है ना ही कोई कंडीशन दे रखी है, तो लैम्डा को हम 1 भी पुट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? तो कुछ तो देता है, यदि वो लैम्डा की अलग से वैल्यू की कहता कि यहाँ पे उसने 1 पुट कर रखा है तो हम इसको आगे सॉल्व करते, बट वो यहाँ पे कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट जो दे रखा है आप इजीली सा यहाँ से फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, बाई डबल डैश प्लस बाई दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप बाई डबल डैश का कोफिशिएंट देखिए 1 है। यदि आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाई डैश का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0, तो ये फिर से रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे बाई डैश का कोफिशिएंट क्या है 1 है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जब बाई डबल डैश का कोफिशिएंट जो होता है तो उससे ही हम बाई डैश के कोफिशिएंट को निकालते हैं। तो यहाँ पे तो बाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो बाई डैश का कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, बट यहाँ पे 1 दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। देन आप थर्ड पे आते हैं। ऐसे ही आप थर्ड को भी क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो BHU में क्या होता है, सिंगल करेक्ट, तो बचा हुआ ऑप्शन करेक्ट। तो अब आप कैसे, वो देखिए सिमिलरली है, माइनस लेमडा है ना, तो ये चीज़ देखो लेमडा की वैल्यू तो माइनस हो सकती है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, बट एस ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे ये गलती क्या थी इसमें, क्योंकि लेमडा की इसने वैल्यू पुट कर दी थी, बट लेमडा के बारे में कुछ दिया तो नहीं था। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान समझनी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। या फिर ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि इसने जो लेमडा वाला टर्म है उसे क्या कर दिया था 0 कर दिया था, लेमडा के टर्म को क्या कर दिया था 0 कर दिया था, और एस ऑफ एक्स क्या है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है इस क्वेश्चन से तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्यूशन मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए मान लीजिए, सेकंड और देखिए सेकंड और थर्ड तो ईजिली से आप इनकरेक्ट बता सकते हैं, सेकंड और थर्ड जो है वो तो इनकरेक्ट है ही, ठीक है ना। यदि आपको फर्स्ट और फोर्थ में कोई डाउट है तो आप कुछ भी पुट कर लीजिए, लाइक और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना आंसर पा लेंगे। ठीक है, तो वैसे आपको ये बताना है कि कौन सी जो स्टर्न लिबेलिव जो फॉर्म है उसको सेटिस्फाइड कर देगी, तो वो आपका ईजिली सा आप आंसर है वो फोर्थ सेटिस्फाइड कर रही है, जो थर्ड है वो फर्स्ट है वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। उसके मैंने 2 रीज़न बताया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, और ऊपर चलिए। ओके, तो 87 जो कि आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा होगा, तो 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो इसे नोट करते हैं। तो 87 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वो ये पूछ रहा है x² और x⁻² आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ये पूछ रहा है ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप ये चीज़ बताइए, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाती है तो आप सॉल्यूशन किस प्रकार के निकालते हैं, e⁻x, e⁻2x, जस्ट लाइक दिस, ऐसे निकालते हो ना। तो आप ध्यान से देखोगे और यहाँ पे तो जो सॉल्यूशन है वो x² x⁻² टाइप्स के पूछ रहा है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन कहाँ पे मिलते हैं आपको, आपने यदि कॉची आयलर इक्वेशन पढ़ी है, मेरे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या करता है फ्रेंड्स, x बराबर e⁻z पुट करते हैं। तो जब यहाँ से आता है तो z बराबर log x पुट करते हैं। ठीक है, तो जो z का सॉल्यूशन होता है वो x में रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे ही आपको x² टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कॉची आयलर किस किस में लग रही है। मैं आपको ये बहुत शॉर्ट मेथड्स बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानें, अदरवाइज तो आप यदि चारों को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन में कॉची आयलर नहीं लगेगी, सेकंड ऑप्शन में भी कॉची आयलर नहीं लगा पाओगे आप, एंड द थर्ड ऑप्शन में आप इजीली से यूज कर सकते हो, एंड फोर्थ ऑप्शन में भी कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन वेरीफाई करिए क्या इससे आंसर आ रहा है। तो x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, d -1 -d -4 = 0। ध्यान से देखिए, यदि आपको x² चाहिए तो आपके जो रूट्स हैं वो 2 या -2 आने चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं क्या रूट्स 2 और -2 आ रहे हैं, तो इसे सब सॉल्व करेंगे तो d² -2d -4। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आपके रूट्स 2 या -2 बनेंगे, सॉरी 2 या -2 बन रहे हैं। तो आप इजीली से देख सकते हैं यहाँ से आपके जो रूट हैं वो 2 -2 नहीं बनेंगे। तो आप एक और, आपके पास तो अभी एक और ऑप्शन है ना, तो आप उसे भी सेटिस्फाइड करा के देख लीजिए क्या है, d -1, तो d² -d। ठीक है फ्रेंड्स,
एंड आगे करेंगे तो प्लस डी माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप इससे देखिए क्या इससे आपके सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो ये डी से डी कट गया, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एम आ गया, एम बराबर 2 माइनस 2। तो यहाँ से आपके इजीली से 2 एंड माइनस 2 आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे। जब आप सॉल्यूशन लिखोगे y इज इक्वल टू c1 ई की पावर z 2z प्लस c2 ई की पावर माइनस 2z, क्योंकि ये कॉची आयलर है तो जो सॉल्यूशन मिलता है हमें z के टर्म्स में मिलता है, और ई की पावर z को आपने क्या माना था x, तो यहाँ पे x जब पुट करेंगे तो c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन से। द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की, तो उससे पहले इस सब को रिमूव कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो 88 नंबर की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने लगा होगा फ्रेंड्स, एंड मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। तो 88 क्वेश्चन नंबर में कुछ नहीं कहा है, सिंगुलर सॉल्यूशन की बात की गई है, और सिंगुलर सॉल्यूशन आपको मैंने बताया हुआ है। यदि नहीं बताया, मुझे लर्न नहीं है कि आपको वीडियो बना के दी है या नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो ऐसे आप पढ़ते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 और p बराबर डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग गलतियाँ क्या कर सकते हैं, तो उसके भी डिस्कशन कर लूँगा मैं। तो आपकी ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, ये आपका क्लैरेट फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के टर्म्स में जो भी इक्वेशन दी रहती है वो क्लैरेट होती है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्यूशन होगा वो सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाता है ना। पी को हम सी में कन्वर्ट कर देते हैं ना फ्रेंड्स, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे निकालना सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपने क्लैरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, तो क्लैरेट फॉर्म का यूज करके पी की जगह आपको सी पुट करना होता है, आपने सी पुट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली, तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ओके, इसे समझिएगा। इसमें आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। हो सकता है बहुत से लोग इसी को आंसर बताए हैं, हो सकता है बहुत से लोग इसी को आंसर दें। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आप याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सी एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पी। यहाँ पे हम किसका डिस्क्रिमिनेंट यूज कर सकते हैं, सी का या पी का। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपने यदि श्री धराचार्य मेथड पढ़ा होगा तो उसमें ये दिया जाता है जिसकी 2 डिग्री की इक्वेशन में कोई इक्वेशन लिखी रहती है उसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये किसके रेस्पेक्ट में 2 डिग्री की इक्वेशन है, सी के, मतलब सी की 2 डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है ना, तो जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं वो सी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पी पॉसिबल है ही नहीं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पहले एक्स को सिंप्लीफिकेशन में सादा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 माइनस वाई, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सी की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका यूज करिए कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह सी, बी स्क्वायर करिए सी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 1 माइनस वाई। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। तो सी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4y प्लस सी स्क्वायर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग।
देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, बी स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स करिए, बिकॉज जो सी तो वेरिएबल है ना, इसका कोफिशिएंट बी होता है ना, तो यहाँ पे एक्स करिए तभी आपको ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन देख के ये सही हो गया क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन आपको मिलता नहीं है तो एक बार आप जरूर रीचेक कर लें, आपने हो सकता है गलती की रखी हो। आप यहाँ पे अभी देखिए कांट डिटरमाइन का ऑप्शन भी था कि आप नहीं निकाल पा, मतलब सॉरी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो आप उस पर मत लगा देना यदि ऑप्शन नहीं मिला, एक बार रीचेक करें तब उस पर देखें। ठीक है, यहाँ पे हमारी गलतियाँ थी क्या कि यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी जो है वो वेरिएबल का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो एक्स है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, मतलब कांस्टेंट तो नहीं है एक्स, वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कहेंगे, गलत बोला मैंने। जो सी का कोफिशिएंट होगा वो बी होता है, तो बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 89 नंबर, तो 89 नंबर भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको फुल डिटेल में इसके सॉल्यूशन बताए हुए थे आपको जब ये मेथड में पढ़ा रहा था। चलिए, तो 89 नंबर करते हैं इसके आप। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे आने लगा होगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन दिया गया है वो है पी क्यू माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो ये पूछा था कि इसको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ही आपका बहुत बड़ा टास्क है, यदि आप उसको कर लिए तो इसे सॉल्व करना सबसे सिंपल टास्क होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत कठिन लगेगा यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आप इससे सॉल्वेबल फॉर पी करोगे, सॉल्वेबल फॉर एक्स करोगे, सॉल्वेबल फॉर वाई करोगे, और ये क्लैरिट तो नहीं है। तो ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इससे कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ पी? नहीं, तो इसे आप पी के टर्म्स में सॉल्वेबल फॉर पी यूज़ नहीं करोगे, ये आपको मैंने बताया हुआ था। अब मैंने आपको बताया हुआ था आप वाई के लिए करो या एक्स के लिए करोगे, कि ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको x 1 टाइम दिया गया है किसी एक टर्म में और 1 डिग्री का है तो आप x के लिए करोगे। यदि आपको y 1 टाइम दिया गया है किसी 1 टर्म में और 1 डिग्री का है तो आप y के लिए करोगे। आप y चेक करना, y यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और डिग्री भी 2 है, तो आप इससे सॉल्व कभी नहीं करोगे। तो आप बचा ऑप्शन x, तो आप x के लिए निकालोगे। तो x की वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो 4x y p इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 8y स्क्वायर। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई, मैंने इधर उधर किया कुछ नहीं किया। x बराबर पी क्यू प्लस 8y स्क्वायर अपॉन यहाँ से आपका 4yp। जब भी ये कैलकुलेशन करोगे बहुत ध्यान से करना, अब आपको कुछ नहीं करना है, dx अपॉन dy निकालना है, तो ये बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। तो 4yp, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका करिए 3p स्क्वायर dp बाई डी वाई प्लस 16y, ये हो गया फ्रेंड्स। मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड ऐसे ही लिखिएगा, 4 बाहर कर लीजिएगा तो 4pq प्लस 8y स्क्वायर। एंड इसका आप जब बाई पी का करोगे फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई इंटू पी इंटू 1 प्लस बाई इंटू डी पी अपॉन डी वाई अपॉन, तो यहाँ पे अपॉन आपको दिखेगा नहीं बट आप जानते हो अपॉन में क्या आता है, इस टर्म का पूरे का स्क्वायर करके लिखा जाता है। तो 16y स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको पता ही है dx अपॉन dy को आप क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy को 1 अपॉन पी, क्योंकि dy dx को p कहते हैं तो dx अपॉन dy को 1 अपॉन पी कहेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन पी, और यहाँ पे सिर्फ 16 स्क्वायर पी स्क्वायर है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ला सकते हैं। तो 16 पी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी करते जाइए साथ में। तो 4 3 जा 12 बाई पी क्यू डी पी डी वाई प्लस 16 4 जा 64 बाई स्क्वायर पी, ये हो गया माइनस 4 पी क्यू, सॉरी देखिए
यहाँ पे आप ये मत कर देना आप 4p कर दो, क्योंकि यहाँ पे टू कोष्टक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ब्रैकेट्स का, देन मैं -4 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यू आर फ्री। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस टर्म हो सकता है आपके क्वेश्चन को गलत करा दे, इस वजह से मैंने अभी बाहर रख रखा है। क्योंकि यहाँ पे भी डबल आप कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए आपसे। ठीक है ना, तो चलिए PQ का P से करिए P⁴। ठीक है फ्रेंड्स, एंड P का इससे करिए तो बाई PQ dy/dx, ये हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, dp/dy बाई PQ dp/dy एंड 8/² P प्लस 8/3 dp/dy। तो ये चीज़ आप आई थिंक आपको समझ में आओगे। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। आप क्या कर रहे हैं, हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, एंड इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो P से आप P काट देंगे तो 16p/²। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई आपको। ठीक है, अब आप उसे सॉल्व करिए। देखिए मैं अब इसे बहुत ध्यान से देखिए, मैं एक ही स्टेप में 2 या 3 स्टेप्स को लेके चलूँगा जो कि बहुत ईजी होने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसी को बहुत ईजी से लिख लिया था। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ से देखिए मैं dp/dy वाले टर्म्स को देख रहा हूँ कहाँ कहाँ आए हैं, और इससे सेम कौन कौन सा हो सकता है। बाई PQ का टर्म ये रहा, और ये बाई PQ का टर्म ये रहा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 12 प्लस का है, यहाँ पे यदि आप -4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -4 हो जाएगा। एंड और कहीं बाई PQ का टर्म नहीं है dp/dy के साथ। ठीक है ना, वहाँ पे है v, पर वहाँ YQ है, P नहीं है। ठीक है, PQ नहीं है, तो आपके दो ही टर्म है जो कि बाई PQ के हैं dp/dy के साथ। ओके, तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 प्लस का बाई PQ dp/dy। ओके, तो आगे बढ़िए फ्रेंड्स। अब आप जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ 4 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि dp/dy का और कोई टर्म नहीं है तो इसी के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -8×4 = 32 YQ dp/dy। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई आपको। अब और टर्म्स देखिए, यहाँ पे p⁴ का कोई टर्म नहीं है तो p⁴। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में आएगा। एंड अब कौन सा टर्म बचा है, एक ये टर्म बचा है, एंड एक ये टर्म बचा है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। 8×4 = 32 होता है, इसे आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 32 बच जाएगा। तो आई थिंक अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए और अभी कैलकुलेशन इसी में करते हैं, इसी स्टेप को। देखिए इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो जब आप ये प्लस का है, ये प्लस का, ये घट जाएगा, ये कितना बच जाएगा, जब आप 16 रिमूव करोगे तो ये बच जाएगा आपका 16। ओके ना, 32 - 16 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज़? ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, dp/dy को कॉमन ले रहे हैं, और ओके यही करते हैं। और यहाँ से जो कुछ कॉमन हो रहा है करके देखते हैं। तो dp/dy को जब आप कॉमन लोगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 8 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो 8y, और dp/dy कॉमन है तो 8y यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप PQ बचेगा, एंड माइनस 8×4 यहाँ से 4 बचेगा, y आपने कॉमन ले लिया तो y² बचेगा, 8×4 एंड y आपने कॉमन ले लिया, y² बचेगा dp/dy प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको p आगे रखना है, तो आप माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से -4 कॉमन लेना पड़ेगा। लीजिए -4 कॉमन, तो -4 कॉमन लोगे, p भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टर्म बनेगा वो PQ - 4×4 = 16, तो PQ - 4/² ये टर्म बन जाएगा, -4/² टर्म बन गया इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे दोनों में ब्रैकेट्स फिर से कॉमन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से ब्रैकेट्स कॉमन हो गए हैं, तो ब्रैकेट्स आप कॉमन लीजिए, PQ - 4y²
जब आप ये ब्रैकेट्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 8y dp अपॉन dy माइनस 4p। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका टर्म बचा। देखिए अब क्या करना होता है, हमें वो टर्म पिक करना होता है जिसमें dp अपॉन dy होता है, तो ये टर्म है वो, और इसको आप जीरो के उधर भेज दीजिए तो वो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो टर्म dp अपॉन dy माइनस 4p इज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, आप 4p को उधर ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू 4p हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 2 जा 8 हो गया। 2y dp अपॉन dy इज इक्वल टू p। ठीक है, आप p को इधर लाओ, y को उधर ले जाओ, तो इम्प्लाइज डेट 2 dp अपॉन p dy अपॉन y। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 log p प्लस log y इंटू सी, यहाँ पे आप log c ऐड करोगे तो y इंटू सी हो जाएगा, log से log रिमूव हो जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। और यहाँ पे p इज इक्वल टू रूट वाई सी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब मैं उसे इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार जहाँ से आपको नहीं आ रहा है वहाँ से दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप बस एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, तो मार्कर चेंज कर लिया है मैंने, एंड अब इस वैल्यू को आपको क्या करना होता है, देखिए अब इसमें आपको क्या करना होता है, p की वैल्यू को आपको जो इक्वेशन दी रहती है, क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें आप पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा आपका। जो देखिए वैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो एक्स वाई के टर्म्स में होता है। अब आप जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, कौन गया, ये रहा, पी क्यू माइनस 4x बाई पी प्लस 8y स्क्वायर। तो इसमें p तो है, p को हटा दीजिए एक्स वाई के टर्म्स में, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, p की वैल्यू उधर पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अब इस चीज़ को, अदरवाइज हो सकता है गलती आप कर लो। ठीक है, तो पी क्यू की जगह आपको क्या करना है, पी स्क्वायर क्या है, बाई सी है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड p की वैल्यू पुट करिए तो रूट वाई सी। ठीक है, एंड अब आपको क्या करना है, माइनस 4x बाई पी की वैल्यू पुट करिए रूट बाई सी, देन 8y स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है, ये जो है आपका आंसर है। बट एक भी ऑप्शन तो मैच हुआ नहीं, तो अब आप कहोगे मैच नहीं हुआ, तो अब आपको ऑप्शन देख के इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आप बेसिकली आप क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें बाई का डिवाइड लगा सकते हो। एक काम ये कर सकते हो, तो करिए डिवाइड लगाइए। तो आप जब डिवाइड लगाएंगे इसमें, देखिए आप हो सकता है आप ऐसे भी कर सकते हो कि सी तो कांस्टेंट है, आप रूट सी ले रहे हो तो रूट सी को एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट मान सकते हो, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आप बचा भी सकते हो। ठीक है, तो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दूसरा कांस्टेंट वहाँ पे मान सकता हूँ। आप यहाँ पे भी C1 लेके चल सकते हो, यू आर फ्री। अब मैंने लिख लिया है तो भाई लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई की पावर ये 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, एंड c टू द पावर ये भी 3/2 हो गया, माइनस 4xy, ये क्या हो गया आपका, ये 4xy बाई टू द पावर यहाँ पे भी 3/2 हो गया फ्रेंड्स, एंड c टू द पावर 1/2 हो गया, प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आप यहाँ से आप बाई टू द पावर 3/2 का सभी में डिवाइड दे दोगे तो c टू द पावर 3/2 माइनस 4x, यहाँ से ही डिवाइड दे दिया तो c टू द पावर 1/2 प्लस 8, यहाँ से आप जब 3/2 घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाई टू द पावर 1/2 रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, c टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, जब आप कॉमन लोगे तो -2, तो यहाँ पे c बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8y 1/2 ले लिया मैंने।
ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑप्शन देख लिया है, उसी के हिसाब से मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड्स क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो अब आप जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 1/2 कॉमन लिया था। ये चीज़ समझते जाना। यदि देखिए सी की पावर कुछ और कुछ बन रही है तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 1/2 ही होगा। तो यहाँ तक आपका सही है। यदि कोई मिसप्रिंट्स हुई है तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ओके। यदि आपने यहाँ पे और कुछ मान लिया है तो उसे अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है। तो सी में स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस 4x का स्क्वायर बराबर 64 बाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 64 कॉन्स्टेंट है, इसको आप डिवाइड दोगे, यहाँ सी है तो सी अपॉन 64 कोई नया कॉन्स्टेंट मान लीजिए C1। और यहाँ पे देखिए देखिए ध्यान से देखना, मैं यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ। 4 कॉमन ले लो आप, 4 आप जब कॉमन ले लोगे, मैंने 4 कॉमन ले लिया तो C/4 आएगा। C/4 को आप C2 मान लो कोई कॉन्स्टेंट, माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया बाई। तो अब इसे आप और सिंपल सा कर लो, 4C1 को आप C3 मान लो तो C2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आप देखो आप कोई ऑप्शन आपका मिल रहा है, क्योंकि इससे अब इजी ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शन मिलाइए, ओके फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सेज, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, देन सेकंड हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बाई स्क्वायर दे रहा है और यहाँ पे बाई है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आपका जब मैंने क्वेश्चन दिखाया था तब आपको वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप ऑप्शन नोट कर लीजिए, देन आपको फिर यहाँ पे देखिए। तो अब आप जब थर्ड ऑप्शन देखेंगे ना, थर्ड ऑप्शन में क्या है, बाई बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बाई बराबर है सी है, देखिए यहाँ C3 हो सी हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे सी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ सी तो आ गया, सी के बाद क्या है x माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो x माइनस सी भी बन रहा है। तो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड आप ऐसे भी देख सकते हो, डी ऑप्शन क्यों फॉल्स है, क्योंकि उसमें बाई अंदर आ रहा है, एक्स बाहर आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए डी फॉल्स है। तो ऐसे भी कह सकते हो 3 फॉल्स हो गए, तो 1 तो करेक्ट होना ही है, तो वहाँ से भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको करके हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा ODE का लास्ट है। इसमें अभी देख लेते हैं, शायद वो लास्ट ही है, चलिए तो उसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स अभी हमारा 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड 91 तक, ओके। तो 90 करते हैं हम लोग। तो 90 करने से देखिए पढ़िए हमारे साथ, आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, द सॉल्यूशन ड्यू द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी इन होमोजीनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y अपॉन dx स्क्वायर 2dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻x प्लस cos x। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, क्या, द सॉल्यूशन ड्यू टू इन होमोजीनियस पार्ट। वो ये पूछ रहा है आपको वो सॉल्यूशन निकालना है जो किसके कारण आ रहा है, इन होमोजीनियस पार्ट के कारण। कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस होता है उसका मतलब राइट हैंड साइड क्या होता है, 0। इन होमोजीनियस होता है इसका मतलब क्या होता है, इन होमोजीनियस। ये जो इक्वेशन दे रखी है क्या ये होमोजीनियस है, नहीं है, तो ये इन होमोजीनियस पार्ट इसका कौन सा हुआ, e⁻x, द सॉल्यूशन ड्यू टू द इनहोमोजेनस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो e⁻x प्लस cos x, तो आपको इसमें सिंपली सा पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब PI निकालना है, ठीक है। तो PI आपको निकालना है तो PI निकाल दीजिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान समझनी होगी कि इनहोमोजेनियस क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इनहोमोजेनियस पार्ट है ना उसका निकालना है। होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस किस पार्ट के अकॉर्डिंग होता है, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो राइट हैंड साइड का जब भी हम कुछ निकालते हैं वो राइट हैंड साइड क्या निकलवाता है, PI, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका था 90 और ये आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चंस मेरे साथ पढ़िए आप, और इसको राइट डाउन कर रहा हूँ मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻x प्लस cos x, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे करते हैं, कुछ नहीं करना, 1 अपॉन ये क्या है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1
ठीक है फ्रेंड्स, इसे लिख लीजिए, यहाँ पे पी आई डाल दीजिए, e⁻x प्लस cos x। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी आई पूछ रहा है तो सी एफ निकालने की कोई नीड नहीं है, तो आप निकालिए भी नहीं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/d⁻, चलिए सिंपल सा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ जब आप 1 पुट करोगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, e⁻x बाहर निकालिए, यहाँ पे +1 सब में ऐड कर दीजिए, d² + 2d + 1 - 2d प्लस, सॉरी ये तो d + 1 का ओपन कर दिया मैंने, फिर यहाँ d + 1 को ओपन करोगे तो -2d - 2 + 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ में आ गई। 2d से 2d कट गया, 1 1 2 और -2 कट गया, तो ओनली d² रिमेनिंग बचा। और यहाँ पे कोई नहीं है तो x⁻0 आप कर लीजिए, यहाँ पे 1, ये आप नीचे कर लो, 1/, ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। cos x होता है तो यहाँ पे जब भी कुछ करना होता है तो क्या होता है, d² की जगह आपको -a² पुट करना होता है, यार द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। ठीक है, तो d² की जगह -1 पुट करोगे तो -1 से -1 कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या बच जाएगा, -2d। ओके, -2d बच जाएगा, -2d बच जाएगा, तो यहाँ cos x आ जाएगा, तो cos x। ये चीज़ समझ में आया आपको, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा ओवरऑल। cos x का आपको क्या करना है, cos x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin x करोगे तो आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, e⁻x, x⁻0 का आप इंटीग्रेशन करिए 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम्स x एंड द सेकंड टाइम्स इज x²/2, तो e⁻x x²/2 एंड द माइनस साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin x/2। ठीक है, आप आंसर मैच करिए, कोई ऑप्शन आपसे मिल रहा है क्या? And the fourth option is the correct option. If you see in the question, the fourth option is x² e⁻x/2 minus sin x/2. ठीक है, the fourth option is the correct option. Let us move the another question number 91, which is the last question of the 2016 paper of OD. एंड द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, okay, the question number 91 is, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 91, रीड इट। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y + a - x dy/dx इज इक्वल टू द y + b। ओके, तो इसको करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो y + b। ओके, तो ऐसे करते हैं। देखिए बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो वहाँ से इसका आंसर मिलेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो ईजिली सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे y + a को आप एक टर्म मानिए, y + b को आप एक टर्म मानिए, बिकॉज क्वेश्चन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, x² मानिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ लीनियर है, सॉरी, तो मैं जो लीनियर वाला सॉल्यूशन होता है ना, उसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब dy/dx + px, dy/dx + py = 0, dx dy px बराबर p of y = 0, वो वाला होता है ना, वही वाला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, r of y = 0। ओके, तो इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो dx/dy निकाल ले रहा हूँ, तो इसे भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो y of a अपॉन y of b माइनस x अपॉन y of b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इधर ले आ रहा हूँ, dx/dy प्लस x अपॉन y + b इज इक्वल टू y of
प्लस ए इज इक्वल टू वाई प्लस बी। ठीक है, तो अब आप इजीली सा लीनियर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो लीनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स इंटू ई टू द रेज टू द पावर, मतलब आई एफ निकालना होता है। तो आई एफ निकालिए, 1/y प्लस बी डी वाई। यहाँ पे आई एफ इंटू आर एक्स करा जाता है, मतलब यहाँ पे आर वाई है तो आर वाई से करेंगे। तो आर वाई लिख लीजिए, वाई प्लस ए अपॉन वाई प्लस बी इंटू आई एफ। यहाँ से आई एफ क्या निकाल पा रहे हो आप, ई और ये लॉग वाई प्लस बी हो जाएगा, ई टू दी ई और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई प्लस बी बच जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो वाई प्लस बी डी वाई प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्स इंटू वाई प्लस बी आ जाएगा कट के, एंड वहाँ से वाई प्लस बी से वाई प्लस बी रिमूव हो जाएगा। आपको दिख रहा है इजीली सा, आप इजीली सा कर सकते हो। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए वाई प्लस सी। आई थिंक आपको समझ में आया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। तो 2 यहाँ से हटाया तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया और 2c हो गया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यही रहा। अब देखिए आंसर तो यही हो गया था, बट ऑप्शन मिलाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके, मैंने ऑप्शन देखे हुए हैं तो इसलिए मुझे याद है क्या करना है इसमें। ओके, तो आप भी ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2ay लिखा हुआ है तो वाई प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने ऐड किया है तो ए स्क्वायर घटा सकता हूँ, बिकॉज ए स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, इसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और 2c माइनस ए स्क्वायर एक एनोदर कॉन्स्टेंट बन जाएगा विच इज c1। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, पूरे कॉन्स्टेंट को c1। तो अब हम देखते हैं क्या ये ऑप्शन सही है, कोई मिल रहा है ऑप्शन, या फिर और हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इससे और भी सॉल्यूशन कर सकते हैं देख के, बट ऑप्शन देख लीजिए 2x वाई प्लस बी, 2x वाई प्लस बी। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन मैं मैच कर रहा हूँ सी प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए तो यही ऑप्शन मिल गया, फर्स्ट ही मिल गया हमें। तो सेकंड लॉग तो होगा ही नहीं क्योंकि लॉग आया नहीं है। 2y में इंटू एक्स, यहाँ पे y में इंटू एक्स प्लस बी नहीं आया तो सी भी रॉन्ग हो गया, और ये ओपन मैंने किया नहीं है। तो यदि फर्स्ट मिल गया तो ये ओपन करूँगा तो भी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही थी। 91 तक ODE के क्वेश्चंस थे। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में। मुझे ये नहीं पता कि आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया। यदि आपको मज़ा आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा या नहीं। ऐसा ही हम 2016 आज हम लोगों ने सॉल्व किया है, एंड आज या कल मैं आपको 2017 2018 बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। थैंक यू।